बीए भाग प्रथम में सामाजिक मानव शास्त्र पुस्तक में हम संस्कृति का अध्ययन कर रहे थे। आज हम संस्कृति का संगठन या एकीकरण का अध्ययन करेंगे। देखिए, संस्कृति की संरचना कई सांस्कृतिक तत्वों, संकुलों और प्रतिमानों से मिलकर बनी होती है, किंतु इन इकाइयों को संकलित कर देने मात्र से ही किसी संस्कृति का निर्माण नहीं होता, बल्कि उनका परस्पर एक दूसरे से अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ा होना भी आवश्यक है। उनका एक संगठन होना चाहिए। जिस प्रकार से साइकिल या घड़ी के पुर्जों को एकत्रित कर एक स्थान पर ढेर लगा देना मात्र से साइकिल या घड़ी का निर्माण नहीं होता, बल्कि उनमें पारस्परिक संबंधता और निर्भरता भी होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में ही साइकिल या घड़ी का एक संगठन बनेगा। यही बात हम संस्कृति के संदर्भ में भी कह सकते हैं। उद्विकासवादियों और प्रसारवादियों ने सांस्कृतिक तत्वों के ऐतिहासिक अध्ययन पर बल दिया। इसके विपरीत एकीकरण या संगठनवादियों ने सांस्कृतिक तत्वों के प्रकार्य पर जोर दिया। एकीकरणवादियों का मत है कि संस्कृति के प्रत्येक तत्व का कोई न कोई प्रकार्य अवश्य होता है और अन्य सांस्कृतिक तत्वों से भी उसका संबंध होता है। इसी कारण उस तत्व का संस्कृति में अस्तित्व पाया जाता है। सांस्कृतिक तत्वों के प्रकार्य के कारण ही वे परस्पर संगठित या एकीकृत हो जाते हैं। इसे ही हम सांस्कृतिक संगठन या एकीकरण कहते हैं। जिस प्रकार से शरीर के अंगों का एकीकरण होता है, ठीक उसी प्रकार से संस्कृति के तत्वों का एकीकरण न होकर कुछ स्थिर होता है। एकीकरण के संबंध में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं, जिनमें हम सर्वप्रथम प्रकार्यवादी दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे। प्रकार्यवादियों की मान्यता है कि संस्कृति एक संपूर्णता है। इसका प्रत्येक अंग एक दूसरे पर आधारित और आश्रित है। संस्कृति के प्रत्येक तत्व का कोई न कोई प्रकार्य अवश्य होता है और इस प्रकार्य को पूरा करके ही वह संपूर्ण संगठन को बनाए रखने में अपना योगदान देता है। संपूर्ण सांस्कृतिक संगठन को व्यवस्थित रूप से चलाने में एक सांस्कृतिक तत्व द्वारा दिए जाने वाला योगदान ही उस तत्व का प्रकार्य है। प्रकार्यवाद का प्रयोग दुर्खीम की रचनाओं में सर्वप्रथम किया गया, किंतु मेलनोवस्की एवं रेडक्लिफ ब्राउन वर्तमान में प्रमुख प्रकार्यवादियों के नाम से जाने जाते हैं। परीक्षा में प्रश्न में यही पूछा जाता है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि प्रकार्यवादी दृष्टिकोण का प्रयोग किसने किया। तो मेलनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन का नाम वर्तमान में सर्वाधिक प्रकार्यवादियों में गिना जाता है। इनकी मान्यता है कि प्रत्येक संस्कृति में आंतरिक संगठन देखने को मिलता है, जिसमें सभी इकाइयां एक संपूर्णता में बंधी होती हैं। संस्कृति में यह एकता या संगठन क्यों होता है? इसका उत्तर मेलनोवस्की के अनुसार संस्कृति मानव की शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मनुष्य का अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसकी प्राणशास्त्रीय और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। मेलनोवस्की ने मानव की 7 मूलभूत आवश्यकताएं मानी: मेटाबॉलिक, रिप्रोडक्टिव, बॉडी कंफर्ट, सेफ्टी, मूवमेंट, ग्रोथ एंड हेल्थ। ये जो मनुष्य की 7 आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही मानव द्वारा संस्कृति का विकास किया गया। अतः संस्कृति मानव आवश्यकता की पूर्ति का साधन है।
संस्कृति का प्रत्येक तत्व मानव की किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही बना है और कोई भी तत्व उसी समय तक संस्कृति में बना रहेगा जब तक वह मानव आवश्यकता की पूर्ति करता रहेगा। मेलिनोवस्की की मान्यता है कि संस्कृति या कोई भी तत्व है पर कार्यहीन नहीं हो सकता। सांस्कृतिक अवशेष की चर्चा होने का अर्थ है कि उद्विकासवादी संस्कृति की संपूर्णता में उसके अस्तित्व में उचित स्थान को ढूंढने में असमर्थ रहे हैं। मेलिनोवस्की लिखते हैं कि मानव की धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक आदि अनेक आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही मानव ने सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक संस्थाओं का निर्माण किया, भौतिक और अभौतिक संस्कृति को जन्म दिया है। भाषा, कला, साहित्य, प्रौद्योगिकी सभी का उद्देश्य मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही है। यदि हम गहराई से देखें तो ज्ञात होगा कि मानव की सभी आवश्यकताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं क्योंकि वे अंततः मानव से संबंधित हैं। सांस्कृतिक तत्व भी ऊपरी तौर पर भिन्न दिखाई देते हैं किंतु उनमें आंतरिक संगठन और एकता पाई जाती है। इस संगठन और एकता का आधार मानव आवश्यकताएं हैं। मेलिनोवस्की संस्कृति को आत्मनिर्भर और संपूर्णता के रूप में मानते हैं। उन्होंने बताया कि यदि संस्कृति किसी पहलू में परिवर्तन होता है तो उसकी संपूर्णता में भी परिवर्तन आएगा। रेडकिल ब्राउन ने प्रकार्यवादी धारणा प्राणीशास्त्र से ली है। रेडकिल ने सामाजिक जीवन की तुलना प्राणीशास्त्रीय जीवन से की है। एक प्राणी की संरचना कई सेल्स से या अंगों से मिलकर होती है। इन अंगों द्वारा शरीर को जीवित रखने के लिए दिया जाने वाला योगदान ही इनका प्रकार्य कहलाता है। यही बात हमारे समाज पर भी लागू होती है। मेलिनोवस्की और रेडकिल ब्राउन के प्रकार्यवादी विचारों के मूल अंतर यही है कि मेलिनोवस्की के अनुसार संस्कृति की उपयोगिता यह है कि वह मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जबकि रेडकिल ब्राउन के अनुसार संस्कृति के संगठन का आधार समाज है और समाज की प्रत्येक संस्था का प्रकार्य समाज की दृढ़ता बनाए रखना है, न कि मानव की शारीरिक मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। प्रकार्य दृष्टिकोण के बाद में स्वरूपणात्मक दृष्टिकोण की बात करेंगे। देखिए, स्वरूपणात्मक दृष्टिकोण के समर्थक रोल्फ लिंटन, रूथ बेनेडिक्ट और रॉबर्ट रेडफील्ड को माना जाता है। लिंटन संस्कृति को मानव द्वारा सीखे हुए व्यवहारों को परिणाम मानते हैं। संस्कृति के विभिन्न तत्व मिलकर उसे एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान करते हैं। एक संस्कृति में एक ही प्रकार के व्यवहार और परंपराएं होती हैं जिसके आधार पर संस्कृति पहचानी जाती है और दूसरी संस्कृति से पृथक की जाती है। इसी क्रम में रूथ बेनेडिक्ट ने सांस्कृतिक प्रतिमानों की अवधारणा को स्पष्ट करने के दौरान ही संस्कृति स्वरूपण की चर्चा की है। बेनेडिक्ट की मान्यता है कि संस्कृति को हम बड़े खंडों में विभक्त कर सकते हैं और प्रत्येक खंड को और छोटे छोटे उपखंडों में। ये छोटे उपखंड एक विशेष ढंग से मिलकर ही बड़े खंड का निर्माण करते हैं। बड़े खंड ही मिलकर संपूर्ण संस्कृति का एक विशिष्ट डिजाइन बनाते हैं जिसे स्वरूपण कहते हैं। बेनेडिक्ट का मत है कि प्रत्येक संस्कृति का किसी न किसी दिशा में आंतरिक झुकाव होता है जिसे हम संस्कृति की आत्मा कहकर पुकारते हैं। यह आत्मा दो प्रकार की हो सकती है, अपोलोनियन तथा डायोनीशियस। अपोलोनियन शब्द अपोलो से बना है। अपोलो ग्रीक के सूर्य देवता हैं जो दयालु और सुख प्रदान करने वाले माने जाते हैं। अपोलोनियन संस्कृति में शांति एवं सुव्यवस्था को महत्व दिया जाता है। न्यू मैक्सिको की प्यूब्लो संस्कृति को बेनेडिक्ट अपोलोनियन संस्कृति का प्रतिनिधि मानते हैं। प्यूब्लो संस्कृति में संयम व्यवस्था देखने को मिलती है। यहाँ लोग शांतिपूर्ण ढंग से रहते हैं और औचित्य की सीमा का उल्लंघन नहीं करते।
सभी लोग परस्पर सहयोग और सहायता करके जीवन व्यतीत करते हैं। डायोनीशियन शब्द डायोनीशियस से बना है, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका तात्पर्य संघर्ष, कष्ट और अशांति का देवता माना गया है। डायोनीशियन संस्कृति में हमें अव्यवस्था, झगड़े तथा अशांति आदि दृश्य गोचर होते हैं। डोबो तथा इंडोनेशिया की अलोरेंस संस्कृतियां डायोनीशियन संस्कृति की प्रतिनिधित्व करती हैं। इन संस्कृतियों में व्यक्ति अपने व्यक्तिगत मूल्यों को सामाजिक मूल्यों की तुलना में अधिक महत्व देता है। सांस्कृतिक एकीकरण को प्रकट करने के लिए रेडफील्ड ने जीवन का प्रकार की अवधारणा दी। उनके अनुसार प्रत्येक संस्कृति में रहन सहन और सोच विचार करने का एक विशिष्ट ढंग होता है, जिससे संपूर्ण संस्कृति प्रभावित होती है, और वह ढंग संस्कृति के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है, जिससे संस्कृति में एकीकरण पैदा होता है। आगे है लयात्मक दृष्टिकोण। सांस्कृतिक लय के सिद्धांत का प्रतिपादन मॉरिस ओपलर ने किया। उन्होंने बेनेडिक्ट के सांस्कृतिक स्वरूपण के सिद्धांत की आलोचना की और कहा कि सांस्कृतिक संगठन के दो आधार हैं, अपोलोनियन तथा डायोनीशियन नहीं होते, बल्कि बहुत से आधार होते हैं। अर्थात उन्होंने स्वरूपण दृष्टिकोण की आलोचना की। अतः बेनेडिक्ट द्वारा प्रतिपादित स्वरूपण के सिद्धांत को आप संकुचित मानते हैं। वे अपने लयात्मक सिद्धांत का प्रारंभ बेनेडिक्ट के सिद्धांत की आलोचना से करते हैं। प्रत्येक संस्कृति में मनुष्य के व्यवहारों से भिन्नता होती है, क्योंकि हर संस्कृति अपनी विशेषता होती है जो दूसरी से भिन्न होती है। इस सांस्कृतिक भिन्नता का कारण उनमें पाए जाने वाले भिन्न भिन्न लय हैं। लय क्या होते हैं? लय एक प्रकार की प्रेरणाएं होती हैं जो भौतिक और अभौतिक दोनों ही प्रकार की संस्कृतियों को विशिष्ट रूप प्रदान करती हैं। लय की परिभाषा देते हुए ओपलर लिखते हैं, लय घोषित किया हुआ या कहा हुआ एक स्वयंसिद्ध सिद्धांत है जो प्राय व्यवहार को नियंत्रण और प्रेरित करता है और जो एक समाज को स्वीकृति देता है। धन्यवाद।